बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। तो जी आज हम बात करेंगे डी कॉलोनाइजेशन के बारे में। हमने पहले पढ़ा कॉलोनियलिज़म, हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज़म, कॉलोनियलिज़म कैसे आया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कॉलोनियलिज़म की बहन को, इम्पीरियलिज़म को, ठीक है। कॉलोनियलिज़म क्या था, वो एक प्रैक्टिकल था, और जो इम्पीरियलिज़म था वो एक थियरी थी। अब उसके बाद आता है डी कॉलोनाइजेशन। इम्पीरियलिज़म का तो आज तक दी एंड नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन कॉलोनियलिज़म जो है वो किस तरह डिस्ट्रॉय हो गई वो हम आज पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली जब पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हमारे हाथों में आ गया, हमारी गवर्नमेंट जो है वो नेटिव्स के लिए सोचने लगी, नेटिव्स के हक़ में बात करने लगी, नेटिव्स के लिए उन्होंने सूबे बना दिए, नेटिव्स को जॉब देने की बारी आ गई, नेटिव्स के लिए जो है वो मतलब तरह तरह के इक़्तिदार उनको हासिल होने लगे। तो वो चीज़ को हम डीकोलोनाइजेशन बोलते हैं कि कॉलोनियलिज़म का डिस्ट्रॉय होना इज़ कॉल्ड डीकोलोनाइजेशन। अब ये किस तरह था, इस टर्म को डीकोलोनाइजेशन को हम टेम्पोरल सेंस में पोस्ट कॉलोनियल टर्म भी बोल सकते हैं। ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि व्हाट टर्म विच टर्म कैन बी कॉल्ड द पोस्ट कॉलोनियल इन टेम्पोरल सेंस। तो वो हो सकती है, वो हो सकती नहीं, होती है डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। आपको एमसीक्यूज आ सकता है, परमानेंटली तो नहीं, लेकिन टेम्परेरी सेंस में हम इसको पोस्ट कॉलोनियल टर्म बोल सकते हैं। जब पॉलिटिकल कंट्रोल जो था वो मूव हो गया था यूरोपियन से नेटिव्स की तरफ, बट इकोनॉमिकली वो स्टिल इम्पीरियलाइज्ड थे, ठीक है। वो कॉलोनाइज्ड थे, इम्पीरियलाइज्ड थे। अभी तक जो इकोनॉमी थी वो नेटिव्स के हाथ में नहीं आई थी। दे आर नॉमिनली फ्री नोशन स्टेट, बट they are still mentally in control of white people. It's mean that imperialism still present then. जैसे कि हमने बात की, डेट्स वाई पोस्ट इम्पीरियल थेरी या डी इम्पीरियल थेरी नहीं आई, क्योंकि इम्पीरियलिज्म जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ, अभी तक स्टिल टुडे वो अभी भी मौजूद है। इस तरह के कंट्रोल को जो कि मतलब कुछ हिस्सा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, कंप्लीट डीकोलोनाइजेशन नहीं कहलाती, वो न्यू कॉलोनाइजेशन या न्यू कॉलोनियलिज्म टर्म मतलब कहला सकती है। किस तरह कि एक नई टाइप की कॉलोनियलिज्म आ गई थी, जिसमें एक थर्ड पार्ट जो था वो निकल चुका था, लाइक पॉलिसीज़, पॉलिटिकल कंट्रोल, वो अब नेटिव्स के हैंड्स में था। अब वो कॉलोनियलिज्म की वो फुल कॉलोनियलिज्म नहीं थी, वो एक न्यू कॉलोनियलिज्म कहलाती है। एक्चुअली यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि कॉलोनाइजेशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। एक्चुअली ये पावर शिफ्ट हो गई थी फ्रॉम अमेरिका टू अफ्रीका। अमेरिका जो है अब वो सुपर पावर बन गया था, लेकिन जो अफ्रीका था उसकी तरफ नाइजीरिया, जैसे हमने पढ़ा टेक्सचर सा एक शॉर्ट स्टोरी है, उसमें हमने देखा है कि अफ्रीका से बिलोंग स्ट्रॉन्ग होल्ड्स की शॉर्ट स्टोरी है, उसमें हमने अफ्रीका के देखा है। इट्स मीन कि अमेरिका से पावर शिफ्ट कर गई थी अफ्रीका की तरफ, लेकिन वो अभी भी दुनिया में मौजूद थी। तो वो एक जगह से मतलब कॉलोनीज़ का डिस्ट्रक्शन एक जगह से होना, इट्स डजंट मीन डैट कि वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई है, कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो गया है, नहीं, बट वो शिफ्ट हो गया था फ्रॉम अमेरिका टू अफ्रीका। अब अफ्रीका और अमेरिका दोनों मिलकर एक पावरफुल कंट्री बन गए थे, यूरो अमेरिकन कंट्री कहलाने लगे थे, यूरो अमेरिकन पावर कहलाने लगे थे। अब ये दोनों कंट्रीज़ जब पावरफुल कंट्रीज़ मिल गए, अमेरिका ने भी अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। अब अमेरिका जो है वो बन गया इंटरनेशनली, क्या बन गया, एक प्लेटफॉर्म बन गया, सुपर पावर बन गया। अब जब उसने अपनी पावर गेन कर ली तो यूरोप के पास कम पावर रह गई थी, ठीक है। तो यूरोप ने क्या किया, फिर उन्होंने अक्लमंदी समझी अमेरिका के साथ मिलने में। अब अमेरिका और यूरोप दोनों मिलके डोमिनेंसी शो करवाने लगे टुवर्ड व्हाट, टुवर्ड अफ्रीका, टुवर्ड एशिया। अब जब अमेरिका और यूरोप मिल गए आपस में, एक्चुअली अमेरिका यूरोप के जो बैंकर्स थे, जो बड़े बड़े लोग थे, लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे, वो तमाम अमेरिका के साथ मिल गए और इन्होंने यूरो अमेरिकन पावर बना ली। अब क्या हुआ, अब इनकी पॉलिटिक्स जो थी वो तो नेटिव्स के कंट्रोल में थी, ठीक है, लेकिन उनकी जो मिलिट्री थी वो
अभी भी यूरो अमेरिकन पावर के अंडर कंट्रोल आ गई। जब ये दोनों मुल्क आपस में मिल गए तो ये और पावरफुल बन गए। ठीक हो गया। अब इन्होंने दोनों ने मिलकर एक नेटिव्स के लिए अलग थर्ड वर्ल्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। वो उनको थर्ड वर्ल्ड के पीपल कहते थे, देम कहते थे, या मतलब एक अलग ही ब्लैक पीपल उनको बोलते थे, नेटिव्स बोलते थे। अब ये जब दोनों मुल्क बन गए तो ऑब्वियसली जब दो चीज़ें आपस में मिल जाएंगी तो वो एक बड़ी चीज़ बन जाएगी, एक बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगी। तो डेट्स वाई जो कॉलोनियलिज़म था, न्यू कॉलोनियलिज़म था, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था देन कॉलोनियलिज़म, देन एक्चुअली वही डीकॉलोनाइजेशन। डीकॉलोनाइजेशन एक्चुअली रिवाइव था, रिजनरेट था उस पावर का, उस कल्चर का, उस ट्रेडिशन का, उस लिटरेचर का जो कि स्नैच कर लिया गया था फ्रॉम नॉन यूरोपियन से। किससे स्नैच किया था? यूरोपियंस ने। ठीक है, एक हिस्टोरिकल पॉइंट लिखने का ये एक मौका था जिसमें ये क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता था कि व्हाट इज़ यूरोपियंस, व्हाट इज़ द लिटरेचर ऑफ यूरोपियंस, हु आर यूरोपियंस। बट क्या हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ उनकी थॉट्स और डायलॉग्स की हद तक रहा। इस चीज़ ने कभी, इस पैशन ने कभी प्रैक्टिकली जो है वो प्रैक्टिकली या कुछ भी है रेजिस्टेंस या कोई भी ऐसी मुज़ाहमत उनके ख़िलाफ़ नहीं की। ठीक है, प्रैक्टिकली कोई वर्क नहीं किया जिससे पता चल सकता है कि हाँ भाई ये क्या चाहते हैं कि कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो। और नेटिव्स ने डायलॉग से अपने जो है वो थॉट्स के ज़रिए या उनके स्कूल ऑफ थॉट्स भी निकले। ठीक है, राइटर्स भी बहुत ज़्यादा आए जिन्होंने लिखा कि बोलो, आवाज़ उठाओ। उसके थ्रू उन्होंने कुछ आवाज़ उठाना शुरू की, जिसकी वजह से जो डीकोलोनाइजेशन है वो स्टार्ट हो गई। इस डीकोलोनाइजेशन की पूरी हिस्ट्री में ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो जो है उसमें अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। वो एक हिस्ट्री है कि डीकोलोनाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुई। कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म की वजह से वो अपने आप को एक थर्ड वर्ल्ड खुद ही मानना शुरू हो गए थे। ठीक है, उस रेजिस्टेंस की वजह से उन्होंने क्या किया? आवाज़ उठाना शुरू की। एक्चुअली उनके साथ एक और यूरोप के साथ बुरा ये हो गया कि यूरोप ने जब यूरो अमेरिकन पावर बन गई तो उन्होंने अमेरिका को यूज़ करके उन्होंने साउथ अमेरिका पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, अब जब उन्होंने अमेरिका में रहते हुए अमेरिका को ही यूज़ किया, अमेरिका के साथ मतलब उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अमेरिका को साथ मिला के अमेरिका को यूज़ कर लिया अमेरिका के ही खिलाफ। तो क्या हुआ? अमेरिका को फिर गुस्सा आया। फिर वहाँ पे जो नॉट नेटिव्स थे या थर्ड वर्ल्ड के लोग थे या जो नॉन यूरोपियंस लोग थे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया इन द फॉर्म ऑफ सुपर पावर। अमेरिका सुपर पावर बन चुका था ना, तो उस वजह से उनको प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया गया कि आप आएँ, आवाज़ उठाएं, क्योंकि अब वो भी यूरोप के ख़िलाफ़ थे। उस तरह यूरोप जो है वो शिकस्त खा गया। अब इसकी जो 4 स्टेजेस हैं जिसकी वजह से यूरोप ने शिकस्त खाई, एक तो ये थी कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो क्या हुआ, उनकी जो यूरोप की मिलिट्री थी या यूरोप की इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फिर सेकंड थिंग ये है कि अमेरिका जो था वो एक सुपर पावर बन गया था, इस वजह से भी उनको शिकस्त हुई। फिर तीसरी चीज़ ये कि जो नेटिव्स थे, नॉन यूरोपियंस थे, उनको प्लेटफॉर्म मिल गया, प्रोवाइड कर दिया गया कि आप आएँ, आवाज़ उठाएं, हम आपकी आवाज़ सुनेंगे। जब नेटिव्स को एक प्लेटफॉर्म मिल गया, प्रोवाइड कर दिया गया, कि नेटिव्स ने फिर आवाज़ उठाना शुरू कर दी। नेटिव्स जो तादाद में ज़्यादा हो गए, डेट्स वाई यूरोप को फोर्सफुली उन सबको आज़ाद करना पड़ा। ठीक है, इंडिपेंडेंस इस तरह उनको हासिल हुई और इस चीज़ को डीकोलोनाइजेशन बोलते हैं। इसका कंप्लीट हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको मेरी लास्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, यही आज की वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।